हेलो एस्पिरेंट्स, वीजीएम के लाइव सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम हमारे देश के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है, उसके बाद इमरजेंसी पावर, पार्डोनिंग पावर एंड फाइनेंशियल पावर जो हमारे देश के प्रेसिडेंट की है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि ये लेक्चर लेक्चर सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है वैसे, और इसमें आपको जो है जो पंजाब की जो एग्ज़ाम है मेनली PSSV, PPSC, मास्टर कैडर SST, ETT और सेंटर के एग्जाम SSC, स्टेट PSC, UPSC, RRB, रेलवे, इनके लिए लेक्चर सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, डेफिनेटली रहने वाली है। विश्व विज्ञान मंत्रा यूट्यूब पे ऑलरेडी है, आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। विश्व विज्ञान मंत्रा का पेज बना हुआ है फेसबुक पे, उस पे जाके आप इसको फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। वहीं विश्व विज्ञान मंत्रा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, यहाँ पे जो डेली अपडेट्स होती है एग्जाम के रिगार्डिंग वो मिलेगी आपको। इसके साथ साथ काफ़ी फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे। MCQs के साथ साथ जो नोट्स है वो अवेलेबल है वहाँ पे, आप जाके वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। वहीं विश्व विज्ञान मंत्रा इंस्टाग्राम पे एक पेज बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वायरी हो आपकी 9111500017 पे आप हमें संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको देश का प्रेसिडेंट बनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि इनको जब प्रेसिडेंट बनाया गया था तब संविधान सभा ने ही इनको इलेक्ट किया था, संविधान सभा के मेंबर्स ने ही इनको इलेक्ट किया था। पर हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो करवाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा प्लस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उनके मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो वहीं हमारे देश के अंदर पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 के अंदर। आपको पता है हमारे देश के पहले जनरल इलेक्शन होते हैं 1951-52 के अंदर। 1951-52 के अंदर जब हमारे देश में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, तब हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्शन करवाया गया और हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे देश के प्रेसिडेंट है जो 2 टाइम्स हमारे देश के प्रेसिडेंट बने हैं। अब तक ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रहा जो कि लगातार 2 बार हमारे देश का प्रेसिडेंट रहा हो। एकमात्र प्रेसिडेंट रहे हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलेक्शन लड़ा था 1952 के अंदर, तब इनके सामने थे कौन? KT शाह। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने ऑपोजिट कैंडिडेट कौन था? वो थे KT शाह। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? हमारे देश का पहला जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे देश का पहला सिटीजन होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है ना। आपको पता है हमारे देश का पहला सिटीजन हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है। पार्ट 5 के अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। वही आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब कि सबसे बड़ा भाग है। टोटल 22 भाग है, जैसे 25 भाग है, ठीक है ना। 25 भाग में से सबसे बड़ा जो भाग है जिसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल है वो 5 है, और इसी के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में प्लस सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। वही आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल को हम बाय ट्रिक्स देखेंगे, और ये जो ट्रिक्स है आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मेंशन करवाई जाएगी। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे देश के अब तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उनकी लिस्ट बाय ट्रिक याद करेंगे। इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स हमारे देश के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उनको भी हम बाय ट्रिक से याद करेंगे।
इसके साथ साथ हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर है, फाइनेंशियल पावर है, ठीक है ना, वित्तीय पावर और आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनके बारे में, इसके साथ साथ कुछ पावर्स और है हमारे देश के प्रेसिडेंट की, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट का कंसेप्ट, सिद्धांत कहाँ से फॉलो किया गया है, मतलब कौन से देश से जो है कंसेप्ट या प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है हमारे देश के। देखो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, मतलब कि नामात्र का मुखी, आपने सुना भी होगा नामात्र का मुखी, ठीक है ना, नामात्र का मुखी। अब नामात्र का मुखी का मतलब ये नहीं होता कि हम ये जो पावर इनके पास जो डेजिग्नेशन होता है कुछ भी मतलब पावर नहीं है, ठीक है। नामात्र का मुखी का मतलब ये होता है कि इनको वो सलाह पे काम करते हैं, ठीक है ना, किसकी सलाह पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के ऊपर काम करते हैं। तो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो नामात्र का नॉमिनल हेड होता है, और जो रियल हेड होता है हमारे देश का, वास्तविक मुखिया होता है हमारे देश का, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। मतलब कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कह लो हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या हमारे देश का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके अंदर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, ना कि प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसको। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होते हैं, लेकिन कंपेयर करें इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो है ज़्यादा पावर होती है कंपेयर प्रेसिडेंट। तो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है कहाँ से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूएसए। अब ये इंग्लैंड यूएसए ब्रिटेन में फ़र्क क्या है, इसको मैं आपको कभी जियोग्राफी की क्लास के अंदर मेंशन करवाऊँ बताऊंगा। तो नॉमिनल हेड होता है हमारे देश का प्रेसिडेंट, और इस कंसेप्ट को हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है फॉलो किया है। तो ब्रिटेन के अंदर तो प्रेसिडेंट है ही नहीं, तो फिर ब्रिटेन में कौन है, ब्रिटेन में क्राउन, ठीक है ना, ब्रिटेन में कौन है, क्राउन। तो ब्रिटेन का क्राउन जो है मतलब वहाँ की रानी या महाराजा, ठीक है ना, उस देश का नॉमिनल हेड होता है। तो सेम ऐसे ही फंक्शन या उनके काम के हिसाब से, वर्क के हिसाब से हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है सेम वही काम है जो कि ब्रिटेन के क्राउन का है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है इलेक्शन। तो हमारे देश के प्रेसिडेंट, अब देखो ब्रिटेन के अंदर तो क्राउन है, वहाँ पे क्राउन है, तो ये क्या है जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आएगी, या ये जो डेजिग्नेशन है वहाँ पे, ठीक है। पर इंडिया के अंदर तो 5 साल बाद इलेक्शन होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट का, होता है ना, बिल्कुल होता है। हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है 5 साल के बाद में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन होता है और वहाँ पे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, हमारे देश में तो ऐसा है नहीं, ठीक है ना। इसलिए तो इंडिया रिपब्लिक है, मतलब कि हमारे देश का जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो क्या है, इलेक्टेड है, ठीक है ना। इसी को हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। मतलब कि अब ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो सबसे टॉप पोस्ट है या टॉप डेजिग्नेट है वो क्राउन है, और क्राउन इलेक्टेड है नहीं। इंडिया के अंदर जो है हमारे देश की सबसे टॉप पोस्ट प्रेसिडेंट है और वो इलेक्टेड है। जब देश की जो टॉप पोस्ट है वहाँ पे कोई क्राउन या मोनार्क न हो, इलेक्टेड डेजिग्नेशन हो, तो उस कंट्री को हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। तो इंडिया के अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शन, और इस इलेक्शन के कंसेप्ट को हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया हुआ है। कौन से देश के, आयरलैंड के। तो याद रखना, नॉमिनल हेड ब्रिटेन, इलेक्शन आयरलैंड। इसके बाद में हेड ऑफ द ऑल 3 आर्मर्ड फोर्सेस, 3 आर्मर्ड फोर्सेस है हमारे देश की। पहली है नेवी, दूसरी है आर्मी, और तीसरी है एयर फोर्स। अब ये तीनों की तीनों जो आर्मर्ड फोर्सेस है, इन तीनों आर्मर्ड फोर्सेस का हेड कौन होता है, इन तीनों आर्मर्ड फोर्सेस का हेड होता है हमारे देश का प्रेसिडेंट। आपको पता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट होता है हम इन तीनों आर्मर्ड फोर्सेस का हेड, और इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर प्रेसिडेंट से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा अकेला कोई कंट्री से हमने इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया हुआ। नॉमिनल हेड हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया हुआ है, इलेक्शन का मेथड हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया हुआ है, और वहीं हेड ऑफ ऑल 3 आर्मर्ड फोर्सेस का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कहता है यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, काउंसिल मतलब कि केंद्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यपालिका।
जब हम केंद्रीय कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन कौन शामिल होता है। तो सबसे पहले होता है हमारे देश का प्रेसिडेंट, ठीक है ना। दूसरा, कार्यकारिणी का मतलब होता है किसी जो कानून है या जो स्कीम्स हैं उनको लागू करने का जो है एग्जीक्यूटिव, मतलब कि किसी काम को लागू करने से, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के अलावा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तीसरा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है प्राइम मिनिस्टर की। और पांचवा बंदा कौन होता है हमारे देश का? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसको हम कहते हैं। तो ये 5 डेजिग्नेशन है ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आते हैं। यूनियन सेंटर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इन 5 पर्सनैलिटी डेजिग्नेशन को जो है इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले कौन है? प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। हमारे देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इलेक्शन का मेथड क्या है हमारे देश के प्रेसिडेंट का। देखिए, जब भी आप राज्यसभा या विधान परिषद या आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो मेथड है, अगर आपने सुना होगा, एकल संक्रमणीय वाला सिद्धांत है। एकल संक्रमणीय। अब ये एकल संक्रमणीय क्या होता है, इसके बारे में आज हम अपने इस टॉपिक में जानेंगे क्या होता है एकल संक्रमणीय। इसमें क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बराबर की रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि एक पॉपुलेशन के पीछे एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, ठीक है ना, जैसे मान के चलते हैं कि एक एमएलए की सीट होगी, इस एक एमएलए की सीट के पीछे, एक एमएलए की सीट के पीछे मान के चलते हैं 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हर एक एमएलए के पीछे लगभग यही रेशियो रहती है। तो हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, मतलब अप्रत्यक्ष, ठीक है, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष। अब हम बारी बारी से जानते हैं कि एकल संक्रमणीय क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। अप्रत्यक्ष, देखो हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन के तरीके हैं वो 2 होते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलिए। हमारे देश के अंदर ना जब भी इलेक्शन करवाया जाता है तो उस इलेक्शन के 2 मेथड होते हैं। पहले मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट और दूसरे मेथड को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन कौन सी होते हैं? जैसे देखो, जब आपने किसी इलेक्शन में वोट किया होगा, पंचायत के इलेक्शन के अंदर, एमएलए के इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के एमपी के इलेक्शन के अंदर, तो आप खुद वोट डालने जाते हैं। तो मतलब जिसके अंदर जो है वोटर जब वोट डालने जाते हैं, हम आम लोग जब वोटर जो होते हैं वो वोट डालने जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। वह इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, हमारे वोटों का, हमारे जब वोट कोई और पर्सन डालता है उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है आम लोग, हम, ठीक है ना, हमने किसको वोट डाला? एमएलए को वोट डाला, ठीक है ना। अब इस एमएलए ने किसको वोट डाला? इस एमएलए ने हमारे देश के प्रेसिडेंट को वोट डाला। तो हमने तो इसको जो इलेक्ट किया, मतलब कि वोट डाला, ये इलेक्शन का मेथड कौन सा हो गया? डायरेक्ट हो गया। अब इस एमएलए को हमने चूज किया, इलेक्ट किया, ठीक है ना, वोट डाला, और एमएलए ने आगे हमारे वोटों का ट्रांसफर कर दिया, पास कर दिया किसको? प्रेसिडेंट को। तो अब ये वोट का जो मेथड हो गया ना, मतलब कि कोई थर्ड, मतलब सेकंड पर्सन जो है हमारे वोटों का कर रहा है नेक्स्ट वोटों में ट्रांसफर, तो इस इलेक्शन के मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो कौन सा? इनडायरेक्ट। मतलब आम जनता जो 18 साल की है और जिनका वोट बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो वोट नहीं डालते, उनके द्वारा इलेक्ट किया हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट आगे डालता है, तो उस वोट
के मेथड को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। देखो सबसे पहले मैं एक एमएलए के एग्जांपल की बात लेता हूं, और जो इलेक्शन का मेथड है वो कौन सा है, डायरेक्ट है। इलेक्शन का मेथड है डायरेक्ट। लेट्स सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ना कितने वोटर्स हैं, 5 वोट कैंडिडेट हैं। ये 5 कैंडिडेट है, ए बी सी डी और ई, ये 5 कैंडिडेट है ना। और ये है आम लोग, ये है वोटर्स, मान के चलते हम। अब एक वोटर आया, ठीक है ना, उसने क्या किया, इसको वोट डाल दिया। दूसरा आया, ठीक है ना, इसको वोट डाल दिया। तीसरा आया, इसको आ गया, इसको ऐसे करते करते सभी पर्सन ने वोट डाल दिया। और मान के चलते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है 100 है, मतलब 100% मान लेते हैं। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसको 35 वोट आ गए, इसको 20 वोट आ गए, इसको 20 आ गए, तो ये कितने हो गए टोटल, 75, ये 15 और 10 तो इस हिसाब से वोटों का जो है रेशियो इनमें डिवाइड हो गया, मतलब कि जो लोग थे इन्होंने इस तरीके से वोट डाला। अब इस हिसाब से देखा जाए तो जो इलेक्शन जो है जीत कौन रहा है, ठीक है ना, एक कैंडिडेट जीत रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जब कभी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हो और वो इलेक्शन जीत जाता है, मतलब कि इसमें चाहे 100 कैंडिडेट हो और एक कैंडिडेट को 2 वोट मिले तो वो जीतेगा। तो जिस इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले, परसेंटेज डजंट मैटर, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, अगर वो कैंडिडेट जीतता है तो इस इलेक्शन के मेथड को हम क्या कहते हैं, इस इलेक्शन के मेथड को हम क्या कहते हैं, मेथड को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट पास्ट मतलब जो पहले पास किया, पोस्ट उसकी होगी, मतलब कि जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए वो जो है सीट उसकी होगी। तो याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। अब हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना वो ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो ऐसे नहीं होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ने के लिए, जीतने के लिए एक वोट का कोटा होता है, वो कोटा लेना जरूरी होता है। फिर से मैं अगेन इस 5 कैंडिडेट को मैं कंसीडर करता हूं और ये इलेक्शन का जो मेथड मैं मानता हूं, ये इलेक्शन जो है वो है हमारे देश के प्रेसिडेंट का। इसको फिर अगेन 35, 20, 20, 15 और 10, ये टोटल 100 वोट थे, 100% मान के चलते हैं। तो अब हम अगर कंसीडर करें कि कौन जीत रहा है यहाँ पे, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन के मेथड में है ये है कि इसमें अभी कोई नहीं जीत रहा। क्यों नहीं जीत रहा? क्योंकि हमारे देश के प्रेसिडेंट को जीतने के लिए एक वोट का कोटा चाहिए। वो कोटा कितना होता है, टोटल वैलिड वोट्स को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से और प्लस कर देते हैं 1। मतलब कि हमारे देश के प्रेसिडेंट को इलेक्शन को जीतने के लिए 100/2 + 1, इसको कट करेंगे तो 50 आ गया और 50 + 1 51। हमारे देश के प्रेसिडेंट को इलेक्शन जीतने के लिए कितने वोट चाहिए थे? 100 में से 51 वोट चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को जो है क्या नहीं मिले, वोट नहीं मिले, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट को जो है 51 वोट नहीं मिले, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बात करने वाली, जिक्र करने की योग्य है कि जब भी इलेक्शन होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट का, तो इसके अंदर ना जो भी कैंडिडेट, जो भी वोटर होगा, अब वोटर कौन होगा उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए वोटर्स देख लेते हैं हम, कौन होता है इलेक्टोरल। इलेक्टोरल का मतलब होता है वोटर कौन होते हैं। तो याद रखना वोटर कौन होते हैं, सबसे पहले एमपीज, कौन से, लोकसभा के, वो भी कौन से, इलेक्टेड। जितने भी इलेक्टेड एमपीज होंगे वो सारे के सारे वोट करेंगे। हालांकि अभी तो लगभग सारे इलेक्टेड कर दिए गए, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन थे, ठीक है ना, 2 एंग्लो इंडियंस थे, उनको 104 संविधान संशोधन 2020 में इनको रिमूव कर दिया गया। अभी हमारे लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की जो सीट है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो एमपीज होते हैं कौन से, राज्यसभा के, ठीक है ना, एमपीज राज्यसभा के, वो भी कौन से, इलेक्टेड एमपीज। मतलब आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो जहां पे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है,
लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब यहाँ पे विधानसभा। तो हमारे देश में कितनी विधानसभा है? 28 राज्यों के अंदर है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक दिल्ली हो गया, एक पुडुचेरी हो गया और एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया। मतलब हमारे देश के अंदर 31 विधानसभाएं हैं। तो इन 31 विधानसभाओं के जो एमएलए है वो भी कौन से इलेक्टेड एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से जो वोटर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। एमपीज करते हैं लोकसभा के, एमपीज करते हैं राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो इलेक्टेड एमएलए हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अब मान के चलते ये पर्सन एमपी हो गया, ठीक है ना, कहां का? राज्यसभा का और लोकसभा का। और एमएलए हो गया, है ना, ये हो गए। अब जब ये वोट डालने आएंगे, एक एमपी वोट डालने आया तो इस बंदे ने वोट डाला और ये कहता कि ये 5 कैंडिडेट है तो 500 को वोट डालेगा। ये कर लेगा मेरी ये पहली पसंद, ये दूसरी पसंद, ये तीसरी पसंद, ये चौथी पसंद, ये पांचवी पसंद। दूसरा एमपी आया, बोला नहीं ये दूसरी पसंद, ये पहली पसंद, ठीक है ना, ये तीसरी पसंद, ये चौथी पसंद और ये पांचवी पसंद। फिर और आया बंदा, उसने कहा ये दूसरी पसंद, ये पहली पसंद, ये तीसरी पसंद, ये चौथी पसंद, ये पांचवी पसंद। फिर और एक एमपी या एमएलए आया, ठीक है ना, ये बोला ये पांचवी पसंद, ये तीसरी पसंद, ये चौथी पसंद, ये पहली पसंद और ये दूसरी पसंद। इस हिसाब से जब वोटों को वोट पड़ गए, ठीक है ना, फिर जो वोटों की काउंटिंग हुई तो उसमें किसी कैंडिडेट को मान के चलते क्या हो गया, सिर्फ 35 वोट मिले, ठीक है ना, 35 वोट मिले। अब जीतने के लिए कितना चाहिए था? जीतने के लिए हमें चाहिए थे, जो वोट चाहिए थे वो कितने चाहिए थे? वो चाहिए थे हमें, वोट का कोटा चाहिए था हमें। कितना चाहिए था? 51 वोट चाहिए थे। किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिले तो मतलब यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं जीत रहा। अब इस मेथड को फॉलो किया जाएगा। कौन सा मेथड था वो? यहाँ पे चला गया, अच्छा इरेज कर दिया था। चलिए इस मेथड को बताता हूं मैं आपको। इस मेथड को हमने पढ़ा था क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, मतलब एकल संक्रमणीय। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, है ना, यही होता है। तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं पहली प्रेफरेंस के, उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। उसके जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट है ऊपर वाले कैंडिडेट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कोई कैंडिडेट जो है 51 प्लस वोट जो है, टोटल वोट का 51% जो वोट है वो प्राप्त नहीं कर लेता। मतलब सिंगल कैंडिडेट रखने के लिए हमारे पास वोटों का ट्रांसफर किया जाना लगातार जारी रहता है जब तक कोई कैंडिडेट जो है एक पर्टिकुलर जो वोट कोटा है वो प्राप्त नहीं कर ले। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वोट कोटा क्या होता है, ठीक है ना। ये इलेक्टोरल था, इलेक्शन का मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि वोट की वैल्यू क्या होती है। भाई वोट की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है? देखो वोट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालते हैं। एमएलए, ठीक है ना, एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालते हैं। तो वोट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है उस स्टेट के टोटल इलेक्टेड एमएलए से, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा किससे? टोटल इलेक्टेड एमएलए से, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1000, ठीक है ना। और ये पॉपुलेशन कौन से साल की होनी चाहिए ये भी याद रखना, 1971 के साल की पॉपुलेशन को लिया जाता है। 1971 1971 की, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन से साल की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, तो 1971 के साल की पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है। और टोटल डिवाइड कर देंगे, टोटल इलेक्टेड एमएलए मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब मैं यहाँ पे आपको इजी तरीके से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे पंजाब की एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो पंजाब के अंदर एट प्रेजेंट जो है 3 करोड़ पॉपुलेशन नियर अबाउट है। मान के चलते 1971 के अंदर पंजाब के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 1 करोड़ 17 लाख। 1 करोड़ 17 लाख, ठीक है ना, 1 करोड़ 17 लाख थी। और पंजाब में एमएलए इलेक्टेड एमएलए कितने? 117 है। तो 1 करोड़ 17 लाख, 4 जीरो हो गई लाख में, बटा टोटल इलेक्टेड एमएलए कितनी हो गई? 117, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 1000 से। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये आ गया 1। मतलब पंजाब के, ये मान सपोज करके चला हूं, मैं मान के चला हूं, तो पंजाब के एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग निकाली जाती है, आपको पता लग गया होगा, है ना।
तो अलग अलग राज्यों के एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो अलग अलग निकाली जाती है, और अलग अलग निकालेंगे तो उनके वोट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, वोट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जैसे सबसे पॉपुलेशन अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, तो एमएलए भी वहां पे अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू जो है, ठीक है ना, वोट वैल्यू क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है ना, अलग अलग होगी। तो याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा वोट की वैल्यू कौन से स्टेट की है, तो जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस एमएलए के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यूपी के एमएलए के वोट की वैल्यू जो है, वोट वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होगी। वहीं सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन भारत में सबसे ज्यादा कम है, तो यहां पे एक एमएलए के जो वोट की वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी मिनिमम, मिनिमम सबसे कम होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ये तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी। तो एक एमपी, एमपी कौन सा, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। तो एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, देश के अंदर जितने भी एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए, उनके वोट की वैल्यू डिवाइड कर देंगे टोटल इलेक्टेड एमपी से तो टोटल इलेक्टेड एमपी से, तो टोटल जब इलेक्टेड एमपी से वोट की वैल्यू से काउंट डिवाइड कर रहे हैं और टोटल देश के एमएलए की वोट की वैल्यू से, तो इसका मतलब ये हो गया कि राज्यसभा का एमपी हो, ठीक है ना, चाहे वो लोकसभा का एमपी हो, ठीक है ना, उनके वोट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो एमपी के वोट की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको वोट की वैल्यू का बारे में पता लग गया होगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोट की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है, और सबसे ज्यादा वोट की वैल्यू, एमएलए के वोट की वैल्यू किसकी है, और एमपी के वोट की वैल्यू जो है बराबर होती है। 1971 के साल की जो पॉपुलेशन है, सेंसस के हिसाब से जो है पॉपुलेशन वो कंसीडर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हो जाए डिस्प्यूट, मान के चलते हैं डिस्प्यूट किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे मान के चलते हैं एक स्टेट है, ठीक है ना, उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ऑलरेडी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, तो उस स्टेट की जो विधानसभा है वहां पे तो क्या होगा, एमएलए होंगे नहीं, ठीक है ना, या इलेक्शन होने वाला है किसी भी स्टेट के अंदर, तो वहां की जो विधानसभा है वहां के एमएलए पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे ना इलेक्शन के अंदर। तो क्या इस बेस के ऊपर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जो है इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है क्या, क्या पहले वहां पे इलेक्शन करवाई जाए या प्रेसिडेंट रूल हटाया जाए तब प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए जाए। तो याद रखना, ये कोई बैरियर नहीं होता हमारे देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है ना, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए को इस बात से चैलेंज नहीं किया जा सकता कि फलाने स्टेट के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, इसीलिए जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जो है इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। ठीक है ना, और कई कारण हो सकते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर डिस्प्यूट होने के अंदर, ठीक है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसमें अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसकी जांच कौन करता है। देखिए हमारे देश के अंदर ना, हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी होती है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाए, पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अलावा जो है गड़बड़ होती है चुनाव में, तो उसकी जांच तो इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी जो जांच की जाती है वो की जाती है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हमारे देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात की जांच की जाएगी कि ये इलेक्शन में जो डिस्प्यूट हुआ है या कोई किसी प्रकार की गड़बड़ हुई है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जांच की जाती है, हाई कोर्ट भी द्वारा भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमारे देश के प्रेसिडेंट को इलेक्शन लड़ने के लिए, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत का क्या होना चाहिए, ये बंदा नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। दो तरीके से, बाय बर्थ, ठीक है ना, और दूसरा बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना, जन्म से और नेचुरलाइजेशन से। दूसरा 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए,
35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। ये पर्सन लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता हो, ठीक है ना, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर न हो। यह भी आपको पता है, पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। और याद रखना, अगर पहले से प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एमपी है, ठीक है ना, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। मुझे आप कमेंट में एक चीज बताइए कि हमारे देश के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे देश के अंदर अगर कोई डेजिग्नेशन है, उसको प्रॉफिट का डेजिग्नेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लाभ का पद, ये कंसीडर कौन करता है? कौन कंसीडर करता है हमारे देश के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है मुझे। नेक्स्ट, ओथ। अब क्या होता है कि अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया और इलेक्शन जीत गई, जीतने के बाद में ओथ का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आर्टिकल जो आपको पता है 60, मैंने यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं मेंशन करवा रहा क्योंकि आर्टिकल के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, बाय ट्रिक बताऊंगा। तो ओथ, हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो ओथ है जिसको हम शपथ कहते हैं, ये शपथ दिलवाई जाती है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के प्रेसिडेंट को जो है उनके कार्यकाल की शपथ दिलाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस नहीं है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट पर्सन आता है वो आता है, नेक्स्ट जो जज आएगा वो सीनियर मोस्ट जज आएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो है ओथ दिलाएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कब स्टार्ट होता है, मतलब किस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टार्ट होगा, कि ओथ लेने के बाद में, इलेक्शन जीतने के बाद में, या पार्लियामेंट का पहला सेशन होने के बाद में। तो याद रखना, जब फर्स्ट एंट्री इन ऑफिस, मतलब कि ऑफिस के अंदर जब वो साइन कर देते हैं। जब देखो, जब आपको जॉब मिलती है, मतलब कि अगर आप टीचिंग जॉब में जाते हो तो आपको जो है ऑफर लेटर, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद में आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है क्या? नहीं। जिस दिन आप स्कूल में जाके आप रजिस्टर पे, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर पे जब आप साइन करते हो, ठीक है ना, तब उस पर्टिकुलर टाइम से आपकी जॉब स्टार्ट होती है। तो सेम ऐसे ही हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट एंट्री इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर पहली एंट्री से। और एंट्री का मतलब है कि जब वो साइन कर देते हैं। तो ओथ का प्रोसेस जो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, अगर ये नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट, टर्म। अब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट की टर्म कितने साल की होती है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो टर्म है, ठीक है ना, आर्टिकल 56 है, पर मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं बताने वाला क्योंकि आर्टिकल पे हम ट्रिक से करने वाले हैं। तो हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 5 साल होती है, ठीक है ना, 5 साल होती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। एक चीज कि हमारे देश का प्रेसिडेंट, ठीक है ना, कितनी बार हमारे देश का प्रेसिडेंट जो है कितनी बार देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई व्यक्ति कितनी बार हमारे देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है ना। तो n नंबर ऑफ टाइम प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई सीमा नहीं है प्रेसिडेंट बनने की, मतलब कि एक बार क्यों, बार बार बन सकता है, ठीक है ना। तो कितनी बार भी हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश का कोई पर्सन कितनी भी बार हमारे देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, ये भी याद रखिएगा। 5 साल की टर्म होती है, 5 साल के बाद में दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो दोबारा एज ए प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी। हमारे देश के प्रेसिडेंट 2018 के बाद में हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो 5 लाख कर दी गई है और उनकी जो पेंशन है वो उनकी सैलरी की 50% होती है। और सैलरी जो है इनकी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब कि भारत का जो संचित निधि है वहां से इनकी जो सैलरी है वो दी जाती है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट की सैलरी डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट की सैलरी डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट द्वारा, हमारे देश की संसद द्वारा प्रेसिडेंट की सैलरी को जो है डिसाइड किया जाता है कि इनकी सैलरी कितनी रहने वाली है। अब हम देखते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट कब हो जाती है। देखो कुछ कंडीशंस है जिस कंडीशन के अंदर हमारे देश की प्रेसिडेंट की टर्म जो है वो सीट जो है वो खाली हो जाती है। सबसे पहले टर्म कंप्लीट हो जाए। हमारे देश के प्रेसिडेंट की अगर टर्म जो है वो 5 साल के वो कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब उनकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है, उनकी सीट खाली हो जाती है, ठीक है ना, आपको पता है इस चीज़ का। उसके बाद में
और रिजाइन कर दें, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा रिजाइन किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे देश का प्रेसिडेंट है, और रिजाइन किसको करता है, वाइस प्रेसिडेंट को करता है। और इसकी इन्फॉर्मेशन किसको दी जाती है, स्पीकर को दी जाती है। याद रखना, स्पीकर को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट को जो है रिजाइन किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि डेथ हो जाए, ठीक है ना। अब हमारे देश के प्रेसिडेंट की इन बिटवीन उनके टर्म के बीच में ही अगर इनकी डेथ हो जाती है, मान के चलते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट डेथ और रिजाइन दोनों को मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर 2 साल हुए हमारे देश के प्रेसिडेंट को बने हुए और इन बिटवीन इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, इन बिटवीन इनकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब है टर्म कितने साल की रह गई, 3 साल की रह गई। तो अब विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और हमें हमारे देश का न्यू प्रेसिडेंट मिल जाएगा, मतलब कि इलेक्शन से न्यू प्रेसिडेंट जब आ जाएगा विद इन 6 मंथ्स, तो जो नया प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है ना, नया राष्ट्रपति आएगा, उसकी टर्म कितने साल की होगी। ये काफी मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमें कंफ्यूज करता है, क्योंकि जो एमपी और एमएलए है उनकी टर्म जो है, अगर किसी एमपी या एमएलए की डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट जो एमपी या एमएलए बाय इलेक्शन से बनेगा, तो उसके टर्म जो बाकी बची हुई टर्म है वो कंप्लीट करनी होती है। लेकिन जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसकी टर्म जो है वो कितने साल की होगी, 5 साल की। मतलब नया प्रेसिडेंट अपनी टर्म पूरी करेगा, न कि बची हुई टर्म पूरी करेगा। इस बात को नोट रखना, ठीक है ना, ध्यान रखने से। नेक्स्ट है इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड। अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था वो सही तरीके से नहीं हुआ था, इसको हम इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है। अब ऊपर दिए गए जितने भी मैंने कंडीशंस बताई है, 5 साल को छोड़ दें, तो अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट की रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए, या रिमूवल का प्रोसेस हो जाए, या इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाए इनवैलिड, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे प्रेसिडेंट के जो इससे पहले उन्होंने जो काम किया वो इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है ना, वो उस प्रॉपर लागू रहेंगे। पर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट कभी नहीं होती। जब हमारे देश के प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है, तो उनकी सीट पे कौन आ जाता है, उनकी सीट पे आ जाते हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अगर वाइस प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट नहीं है, तो कौन आएगा, हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डेजिग्नेशन संभालेगा। तो ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि जब हमारे देश के प्रेसिडेंट जो है उनकी सीट खाली हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए। पर एक बार ऐसा भी हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश के क्या बने हो, प्रेसिडेंट बने हो। वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चीज ये जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जो हमारे देश के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिमूवल। हमारे देश के प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है, चलिए। नेक्स्ट है रिमूवल। रिमूवल के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इंपीचमेंट कहते हैं। इंपीचमेंट, जिसको महाभियोग कहते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, याद रखना एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट को हटाने का कोई आधार बताया गया है क्या, कि अगर हमारे देश का प्रेसिडेंट ये गलती करे तो हम उनको उनकी सीट से रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। जस्ट ए सेकेंड।
तो आर्टिकल 61 जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 61 हमारे देश के प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बताता है, महाभियोग के बारे में बताता है। आर्टिकल को हम अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम बाय ट्रिक पढ़ेंगे। तो क्या आधार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया है कि अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान की उल्लंघना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आधार रहता है संविधान की उल्लंघना। अब ये संविधान की उल्लंघना का मतलब क्या होता है, ये इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया, पर इतना बताया गया है कि अगर हमारे देश का प्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान की उल्लंघना करता है, तो उनको उनकी सीट से हटाया जा सकता है। और इसके लिए एक प्रोसेस लाया जाता है, उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। और प्रोसेस लाया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी हाउस के अंदर इसके बारे में लाया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखना, किसी भी हाउस के अंदर इससे संबंधित लाया जा सकता है। और जिस भी हाउस के अंदर लाया जाता है उस हाउस के 25% मतलब 1/4 1/4 25% मेंबर जो हैं इस इम्पीचमेंट लेटर पे साइन करके जो है स्पीकर को देंगे। और स्पीकर को देने के बाद में फिर आगे जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक हाउस जो है वो क्या करेगा, आरोप लगाएगा। जैसे मान के चलते राज्य लोकसभा में आया तो ये आरोप लगाएगा और ये क्या करेगा, उन आरोपों की जांच करेगा। ठीक है ना, एक हाउस आरोप लगाएगा और दूसरा आरोप जो हाउस है वो आरोपों की जांच करेगा। और आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर अलग दोनों हाउस के अंदर अलग अलग जो है मेजोरिटी से ये पास होता है। जिस हाउस में ये लास्ट टाइम पास होता है तो उसके बाद में हमारे देश के प्रेसिडेंट को जो है हटाने के ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। पर खास बात यह है कि आज तक हमारे देश के किसी भी प्रेसिडेंट को जो है इम्पीचमेंट से नहीं हटाया गया। ठीक है, तो जिस टाइम उनको हटाने का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की चेयर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, आर्टिकल 75 ये कहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन सी वो कंडीशन है जिसमें उनकी नियुक्ति की जाती है, तो लोकसभा जनरल इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जिस भी पार्टी या जो पार्टी ने गठबंधन बनाया हो जिस भी पार्टी ने जो है इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है ना, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब कि हमारे देश के अंदर 545 लोकसभा की सीट है और जीतने के लिए कम से कम किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 273 प्लस या 273 या इससे ज्यादा सीटें चाहिए। तो कोई भी पार्टी अगर 273 या इससे ज्यादा या कोई पार्टी मिलके गठबंधन बना के ये इतनी सीटें ले लेती है तो उस पार्टी के नेता को जो है राष्ट्रपति द्वारा प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क्स आर डन ऑन हिज नेम, मतलब कि जितने भी कार्यकारी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, उनके सिग्नेचर के बाद में ही आगे जो है काम लागू होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, यूपीएससी के चेयरमैन और उसके जो बाकी मेंबर्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या अदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी, और भारत के फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन और उसके जो बाकी मेंबर हैं उनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। इसके बाद में कैन सीक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मेक, ठीक है, इसके साथ साथ ये कहता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स है, प्रशासनिक जो काम है ना केंद्रीय सरकार के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। इसके साथ साथ मेक कमीशन फॉर SC ST एंड BC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है कमीशन को गठित किया जा सकता है। और अभी याद रखना शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, SC ST और BC इनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्थान दे दिया गया अंडर आर्टिकल 338A एंड 338
बी से बैकवर्ड क्लास, बी से याद रखना। तो कमीशन की स्थापना की जाती है। वही इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है ना, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 जो है, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल 1992 के अंदर इसका गठन किया गया था। इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ठीक है ना, स्टेटों के बीच के अंदर, ठीक है ना। इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन है वो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटीज है, हमारे देश के अंदर 8 यूटीज है, वहां का जो प्रशासक होता है, प्रशासक कौन हो सकता है, वो हमारे देश का मतलब कि उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के डेजिग्नेशन वाला हो सकता है, ठीक है ना, या एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, ठीक है ना, या चीफ कमिश्नर हो सकता है। अब इनके थ्रू हमारे देश का जो राष्ट्रपति है सीधा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कहाँ का, यूटीज का, केंद्र शासित प्रदेश का। जो यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो चीफ कमिश्नर हो, कोई भी हो, वो एजेंट होता है किसका, वो एजेंट होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट का। हालांकि गवर्नर किसका, किसी भी स्टेट के अंदर जो राज्यपाल होता है वो एजेंट होता है किसका, वो एजेंट होता है यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूटीज का, वो एजेंट होता है किसका, हमारे देश के प्रेसिडेंट का। क्लियर है। नेक्स्ट, कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया। कोई भी देश के अंदर हमारे देश के किसी भी क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, किया जा सकता है किसके द्वारा, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना, किसी भी एरिया को जो है अनुसूचित क्षेत्र जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे देश के राष्ट्रपति की लेजिस्लेचर विधानिक शक्तियां क्या है, कानून बनाने के संबंध में बात कर रही है। समन एंड प्रोरोगेट द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। देखो, सम्मन का मतलब बुलावा होता है। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर ना संसद के जो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सेशन होते हैं। सेशन का मतलब होता है इनके स्तर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्तर जो हैं साल के अंदर 3 होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो स्तर होता है उसको हम बजट सेशन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है जिसको मॉनसून कहते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, विंटर कहते हैं, शीतकालीन स्तर कहते हैं। अब इनको कब बैठना है, इसके लिए राष्ट्रपति जो है सम्मन जारी करेगा, ठीक है ना। भाई आओ बैठो, देश के संबंध में कानून बनाओ, ठीक है ना, देश की समस्याओं पे बात करो ताकि लोगों तक पहुंचाओ कि असल के अंदर देश किन समस्याओं से जूझ रहा है, अपकमिंग जो है सरकार की पॉलिसी क्या है, ठीक है ना। तो इसके संबंध में जो है सम्मन जारी करता हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ सम्मन जारी करने के बाद कब बैठना और किसी भी हाउस को कब, मतलब इसके टाइम पीरियड वो कितने टाइम पीरियड तक काम करेगा और लास्ट में इसको कब खत्म करना है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोरोगेशन कहते हैं। तो सम्मन जारी करना मतलब कि हाउस की मीटिंग को स्टार्ट करना और हाउस की मीटिंग को खत्म करने का प्रोसेस जो है, ये जो पावर है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है लोकसभा को डिजोल्व कर सकता है। डिजोल्व कब की जाती है, प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, उसके कहने पर जो है लोकसभा को डिजोल्व कर दिया जाता है। डिजोल्व करने का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिजोल्व हो जाती है, मतलब कि कोई भी पीएम या मंत्री जो है नहीं रहता। याद रखना, राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होते क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वही लोकसभा एक नॉन परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी डिजोल्व किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, जब प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है। या तो एक कंडीशन ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब ये हो गया कि जो मतलब कि जो सरकार चलाने के लिए जो नंबर ऑफ मेंबर चाहिए वो कम रह गए, ठीक है ना। दूसरा कि कुछ और कंडीशंस हो सकती है, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन देने पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिजोल्व हो जाती है, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजोल्व हो जाती है। अब लोकसभा को डिजोल्व होने का मतलब है, याद रखना, लोकसभा के डिजोल्व होने का मतलब है फ्रेश इलेक्शन, ठीक है ना, फ्रेश इलेक्शन होगा।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिजोल्व होने का मतलब है कि अभी भी सरकार चलाने का जो प्रोसेस है वो रखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दो पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, ठीक है ना, एक के पास 200 सीटें थी, एक के पास 100 सीटें थी, ठीक है ना। अब हुआ यूं कि इन पार्टीज की आपस में बनी नहीं और ये इन्होंने क्या किया कि हम अलग हो गए। तो कोई भी पार्टी उसके अब ना तो ये अकेली सरकार चला सकती, ना ये अकेली सरकार चला सकती। तो क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिजोल्व कर दो, तो राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिजोल्व कर देगा, मतलब कि भंग कर देगा। अब ये पार्टी कहेगी नहीं जी हम ऐसा करते हैं कि तीसरी पार्टी उसके पास 80 सीटें, तो हम इसके साथ सरकार चलाएंगे। तो इससे फिर दोबारा अभी भी ये पॉसिबिलिटी रहती है कि सरकार दोबारा अभी भी बन सकती है। लेकिन लोकसभा के भंग होने का मतलब ये होता है कि सरकार नहीं चलेगी, अभी दोबारा इलेक्शन होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, ज्वाइंट सिटिंग। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 108। ये ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की बात करता है। आपको पता है संयुक्त बैठक कब करवाई जाती है? कौन सी वो कंडीशंस है जिसमें संयुक्त बैठक करवाई जाती है? पहली, एक हाउस से लोकसभा से कोई बिल पास हो जाए और राज्यसभा के या किसी दूसरे हाउस के अंदर इस बिल को पड़े हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो एक हाउस अमेंडमेंट कर दे और दूसरा हाउस उस अमेंडमेंट को मानने के लिए जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ठीक है ना। दूसरा हाउस उस अमेंडमेंट को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये वो कुछ कंडीशंस है जिन पे ज्वाइंट सिटिंग जो है करवाई जा सकती है। ज्वाइंट सिटिंग करवाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है ना, याद रखना अमेंडमेंट बिल पे कभी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक ही फ्लोर पे उतारा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को। लोकसभा में कितने मेंबर है? 545। राज्यसभा में कितने हैं? 245। मान के चलते हैं सारे के सारे मेंबर प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 790। अब यहां पे मान के चलते हैं जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की सीटें हैं 380, ठीक है ना, सरकार चल रही है। यहां पे मान के चलते हैं 100 सीटें हैं, तो अगस्त में कितनी होगी? 145 सीटें होगी, ठीक है ना। एक हाउस से बिल पास हो जाए, दूसरे हाउस में फेल हो जाए। तो राज्यसभा के अंदर बिल फेल हो रहा है बार बार, तो सरकार के पास एक हल हो रहा है इसका, ये कहते हैं कि जॉइंट सीटिंग करवाओ, और जॉइंट सीटिंग से जो बिल है वो मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो टोटल 790 सीट मतलब कि हो गए कैंडिडेट। 790 में से सरकार के कितने हो गए? 480। ये बिल यहाँ पे राज्यसभा में तो फेल हो रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे 100 सीटें थी सरकार की, 145 सीटें ऑपोजिशन में ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर देखो, अब दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो सरकार के पास 480 होगी, टोटल 790 हो गई ना, आधे से ज्यादा 480, ठीक है ना। 480 आधे से ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये होगा कि ज्वाइंट सीटिंग से ये जो बिल है वो हो जाएगा पास। ज्वाइंट सीटिंग के बारे में अलग से पार्लियामेंट सेशन जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो ज्वाइंट सीटिंग जो है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति जब ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है, ठीक है ना, कई बार ये क्वेश्चन पिछली बार मास्टर कैडर में भी आया था, जब भी ज्वाइंट सीटिंग करवाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठे फ्लोर पे उतारा जाता है, तो यहाँ पे प्रधानगी कौन करता है? तो पहले इंस्टांस के अंदर हमारे देश के स्पीकर द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाएगी। दूसरा जो इंस्टांस होता है वो डिप्टी स्पीकर का होता है, कौन से? लोकसभा के। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो तीसरा पर्सन जो होगा वो डिप्टी चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा। कौन सा? राज्यसभा का। याद रखना राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होगा। चेयरमैन क्यों नहीं होगा राज्यसभा का? इस क्वेश्चन का आंसर देना कि राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो ज्वाइंट सीटिंग की प्रधानगी क्यों नहीं करता? क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। आपने ये बताना है कि ये क्यों नहीं करता। वाइस प्रेसिडेंट होता है इसलिए नहीं करता है या कोई और कारण है। नेक्स्ट है कि लेजिस्लेटिव पावर में एड्रेस द हाउसेस, मतलब कि जो हाउस है, सदन है, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उनको एड्रेस करना, उन पे अपना भाषण देना। जब भी फ्रेश इलेक्शन होता है, ठीक है ना, फ्रेश इलेक्शन के बाद में जो न्यू पार्लियामेंट बनती है, नई पार्लियामेंट बनेगी, तो नई पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होगा, पहला सेशन होगा, उस पहले सेशन को भाषण दिया जाएगा। उस पहले सेशन को भाषण करेंगे कौन? हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा भाषण। याद रखना कौन करेगा? हमारे देश के प्रेसिडेंट का। ऐसे ही हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो भाषण है, जब हर न्यू ईयर, मतलब कि न्यू ईयर, हर नए साल के अंदर जो फर्स्ट सेशन होगा ना, जो पहला सेशन होगा, बजट सेशन होगा, उस पे भी वो भाषण करते हैं। और भाषण याद रखना, राष्ट्रपति की जो स्पीच होती है लोकसभा राज्यसभा में, उस भाषण पे वोटिंग की जाती है।
ठीक है ना। राष्ट्रपति के भाषण पे वोटिंग की जाती है। राष्ट्रपति का भाषण जो है वो पीएमओ द्वारा लिखा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा लिखा जाता है, और इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, अपकमिंग पॉलिसी है या जो काम किए हैं, या गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, या गवर्नमेंट का कह लो कि आप कह लो गुणगान किया जाता है इसके अंदर, प्रेसिडेंट के भाषण के अंदर। नेक्स्ट है पेंडिंग बिल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो पेंडिंग बिल होते हैं उन पे तो ये संज्ञान लिया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा संज्ञान लिया जाता है कि जो पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं उन पे क्या कर रहे हो, ठीक है ना। पार्लियामेंट से या जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, पीएमओ, ठीक है ना, हेडेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनसे ये पूछा जाता है कि जो पेंडिंग बिल चल रहे हैं उन पे आपने अभी तक क्या संज्ञान लिया हुआ है। इस पे राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है ना, उनसे जो है पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर व्हेन बोथ सीट्स आर वैकेंट। अगर स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की दोनों की सीटें वैकेंट हो तो राष्ट्रपति जो है कि हाउस के किसी भी मेंबर को जो है इस सीट के लिए डेजिग्नेट, मतलब कि इस पोस्ट पे बिठा सकते हैं टेम्परेरी तौर पे, ठीक है ना, जब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में अलग से पार्लियामेंट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब यहाँ पे ये खास बात है, लोकसभा के बारे में तो आपको जनरली पता होता है, लेकिन राज्यसभा में अगर चेयरमैन की सीट खाली है, मतलब राष्ट्रपति की भी सीट खाली है और डिप्टी चेयरमैन की भी सीट खाली है, तो किसी भी मेंबर को जो है, राज्यसभा के किसी भी मेंबर को है वहां पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ द 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। पता है आप सभी को 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। 4 ये आधार है जिन पे ये किया जाता है। पहला लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य। दूसरा है साइंस मतलब विज्ञान। तीसरा है सोशल सर्विस, समाज सेवा। चौथा आर्ट, कला। तो इन चारों आधार के ऊपर जो है, इन 4 आधार है जिन पे राज्यसभा के अंदर जो है 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एमसी मेरी कॉम है राज्यसभा के अंदर है, इससे पहले जैसे हरभजन सिंह है, ठीक है ना, और ऐसे कुछ पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है ना, जिनको राज्यसभा के अंदर जो सीटें हैं जो दी जाती है, तो ये जो है नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। 4 आधार है, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल सर्विस से और आर्ट से। ठीक है ना, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर भी जो है राज्यसभा के अंदर हैं थे, और उनको किस आधार पे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेल क्या आधार है क्या राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए, तो इसका खेल आधार नहीं है, कला के अंदर आ जाता है ये। तो लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, आर्ट, इन 4 आधार पे राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। याद रखना, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, और नॉमिनेटेड मेंबर दोबारा भी नॉमिनेट हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन 2 तरीके से हो सकती है। एक तो इलेक्शन में गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना, और दूसरा है एंटी डिफेक्शन लॉ। आपने सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है? दल बदल कानून। दल बदल कानून, ये दल बदल कानून के बारे में आपको पता है, इसको हम पार्लियामेंट में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे तो मैंने इस पे एक लेक्चर बनाया हुआ है, जब मैंने शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था तब मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। फिर भी हम पार्लियामेंट का सेशन करेंगे तब इसके बारे में और जानेंगे। तो इलेक्शन में गड़बड़ होगी, किसी प्रकार की गड़बड़ होगी जैसे किसी भी एमपी या एमएलए ने क्या किया कि अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा गलत दे दिया, ठीक है ना, या गलत तरीके से इलेक्शन जीत लिया, पैसे मतलब लोगों से वोट खरीद लिए, तो उस कंडीशन के अंदर बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखा कि जो इलेक्शन का इसने जो इलेक्शन जीता है वो गलत जीता है, ठीक है ना, गलत मेथड से जीता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो जाती है। और उस मेंबरशिप को रद्द करता कौन है? हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा रद्द की जाती है। और प्रेसिडेंट इस मेंबरशिप को रद्द करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं?
ठीक है ना, किसकी हेल्प से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच के बाद में, रिपोर्ट पेश करने के बाद में राष्ट्रपति द्वारा उस मेंबर को जो है पार्लियामेंट की किसी भी हाउस से, लोकसभा है या राज्यसभा, उनसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रायर परमिशन आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्टेन बिल्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कुछ बिल्स को लाने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 117, ठीक है ना, मनी बिल आर्टिकल 110, अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स बाउंड्री एंड स्टेट न्यू अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 पार्ट 1। इसके बारे में मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना। आप विश्व विज्ञान मंत्र ऑफिशियल मतलब यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो इंडियन पॉलिटी बाय रमेश सर वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे जाके आपको अलग से स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में वीडियो मिल जाएगी। तो आप जाके वहाँ पे स्टेट्स ऑफ इंडिया कैसे बाय ट्रिक बताया हुआ है मैंने, कैसे नए स्टेट का निर्माण किया जाता है, स्टेट की बाउंड्री कैसे चेंज की जाती है, ठीक है ना, इसके लिए कहाँ पे बिल लाया जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है, उस स्टेट का क्या रोल रहता है जिसमें इस बाउंड्री को चेंज किया जाना है, उस स्टेट का नाम चेंज किया जाना है या उस स्टेट से एक नई स्टेट निकालनी है। तो ये वो ऐसे बिल है जिनको लाने से पहले राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है ना। कौन सा, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री, राज्यों की सीमाओं में बदलाव या नए राज्य के स्टेब्लिशमेंट से संबंधित जो बिल होते हैं। नेक्स्ट है बिल सेंड टू द प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग बाय द पार्लियामेंट। अब होगा क्या, लोकसभा से भी बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, जब दोनों हाउस से ये बिल पास हो जाता है तब ये फाइनली मंजूरी के लिए जाता है किसकी, प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट इस बिल पे क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट इस बिल को रोक सकता है, बस कंडीशन ही है कि ये बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मनी बिल है क्योंकि मनी बिल और राज्यों से संबंधित जो बिल है राष्ट्रपति की पहले मंजूरी पे लाया जाता है तो राष्ट्रपति इनको नहीं रोकता। बिल को रोक सकता है राष्ट्रपति बिल को दोबारा संसद के पास भेज देगा, दोबारा संसद को भेज देगा कि भाई आप इस पे दोबारा विचार करो, ठीक है ना। जब संसद के पास ये बिल भेज दिया जाता है, ठीक है ना, और संसद इस बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देता है पास होने के बाद, तो इस बार राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कि ये बिल को रोक दें, उनको इस बार मंजूरी देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब दोबारा संसद को भेज देगा, पर इस बार भेजने पर, इस बार मतलब अगर संसद से पास हो जाता है इस बार राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है, मंजूरी देनी पड़ेगी, ठीक है, मंजूरी देनी ही पड़ेगी हर हालत के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बिल को रोक सकता है, बिल को दोबारा भेज सकता है, ठीक है ना। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो बिल है वो कितने टाइम तक जो है रोक कर रख सकते हैं। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा बिल को रोकने की कोई समय सीमा नहीं है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास मैक्सिमम 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन के अंदर अंदर उनको जो है बिल को मंजूरी देनी पड़ती है, पर हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास जो है पॉकेट वीटो है, और उस पॉकेट इतनी बड़ी है कि अगर उसके अंदर बिल चला भी जाए ना तो राष्ट्रपति के पास जो है पावर जो है इतनी ज़्यादा है कि उस बिल पे कोई बाइंडिंग टाइम में बाउंड टाइम नहीं है कि उस बिल को पास करे, ठीक है। तो समय सीमा नहीं है किसी बिल को पास करने की, दूसरा दोबारा संसद को भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो लोकसभा या राज्यसभा से बिल पास होने के बाद में। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि बिल सेंड टू प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर्स। अब कई बार ये होता है कि जो जैसे पंजाब लगा लो या कोई भी स्टेट लगा लो, ठीक है ना, कोई भी स्टेट की जो विधानसभा है वहां से बिल पास होता है, पास होने के बाद में किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास। गवर्नर से जैसे हमने पीछे बताया कि सेम वही जो है मेथड फॉलो करेगा जिसमें राष्ट्रपति ने किया था, बिल को परमिशन दे देगा, बिल को जो है रोक लेगा। या तीसरी कंडीशन जो है वो ये फॉलो की जाती है कि गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को यस कर सकता है, सेम उस पिछले वाले में प्रेसिडेंट जो है बिल पे यस कह सकता है, रोक सकता है, या दोबारा संसद को भेज सकता है। यस बोल देगा, हाँ बिल को सहमति दे देगा, ठीक है ना, बिल को रोक लेगा कि हाँ भाई इस बिल पे मैं पॉकेट वीटो ले रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन है बिल को दोबारा जो है विधानसभा के पास भेज देगा। अब विधानसभा इस बिल को अगर दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास इस बार पावर है कि वो बिल को रोक सकता है, ठीक है ना। मतलब
इस वाले कंडीशन में तो ये था कि अगर दोबारा हो गई तो मंजूरी देनी पड़ेगी, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो है विधानसभा वाले कंडीशन के अंदर क्या होगा, बिल को इसमें भी रोक सकता है। जब किसी भी बिल को विधानसभा से गवर्नर अगर पास कर दे प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पे गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। अब कनेक्टिविटी सीधी प्रेसिडेंट के पास और विधानसभा के पास हो जाती है। मतलब अब विधानसभा जो है सीधी की सीधी जो है कनेक्टिविटी रखेगा प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर का रोल बीच में से खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को हम पढ़ते हैं अध्यादेश के, अध्यादेश ऑर्डर, इसमें भी आदेश आ रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, 2, 3 123 ऑर्डिनेंस की बात करता है। ऑर्डिनेंस है क्या? देखो हमारे देश के अंदर जो है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो है, कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है हमारे देश की संसद द्वारा या हमारे देश की पार्लियामेंट द्वारा। संसद जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट द्वारा हमारे देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं। आपको पता है कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। अब कई बार ये होता है कि कानून बनाने की जरूरत, लागू करने की जरूरत आ जाए, लेकिन इसको कानून बनाने में भी टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है एग्रीकल्चर पे बिल आए थे, ठीक है ना, 3 बिल आए थे जिनको बाद में रद्द किया गया था, उन पे ऑर्डिनेंस लाया गया था, ठीक है ना। ट्रिपल तलाक के ऊपर भी ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो सरकार क्या करती है, सरकार किसी बिल को बाद में पेश करती है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन उनको लागू पहले करवा देती है, ठीक है ना। तो उसी पावर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो बिल को, ठीक है ना, संसद में लाने से पहले, संसद में लाने से पहले एक्ट बना दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। और ये ऑर्डिनेंस लाता कौन है? ये लाया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा, और राज्य के अंदर किसके द्वारा लाया जाता है? गवर्नर द्वारा लाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे खास बात क्या है? खास यह बात यह है कि जब भी ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो उसकी कुछ लिमिट होती है, ठीक है ना। लिमिट क्या होती है? लिमिट ये होती है कि ऑर्डिनेंस अगर आ गया तो उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी क्या होती है? 6 मंथ्स होती है, 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर ये संसद के लोकसभा राज्यसभा में पास होना चाहिए। अगर ये यहाँ से पास नहीं होता तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि उसी सेम एक्ट पे या उसी सेम बिल पे दोबारा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 महीने 6 हफ्ते 6 महीने 6 हफ्ते जो है टोटल होता है। सर अभी आपने बताया 6 महीने होता है, 6 हफ्ते होता है, ये क्या चक्कर है? चलिए, तो ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 महीने 6 हफ्ते होती है। जैसे मान के चलते हैं लोकसभा ये राज्यसभा है, ठीक है ना, और मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं संसद, क्योंकि वैसे संसद ही होती है, ठीक है, संसद। अब मान के चलते ऑर्डिनेंस आ गया और ऑर्डिनेंस आ गया और 6 महीने तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है ना। अब ये लास्ट दिन था, मतलब 6 मंथ होने वाला है और 1 जनवरी को 6 महीने पूरे होने वाले हैं, 1 जनवरी लास्ट है। अब 1 जनवरी को जो है संसद लगा दी जाती है, लोकसभा राज्यसभा आ जाती है। उस संसद के 1 जनवरी को इस बिल को जो है लोकसभा में पेश कर दिया जाता है। तब जैसे ही लोकसभा में पेश होगा तब इसका टाइम पीरियड और बढ़ा दिया जाता है, मतलब 6 वीक्स और बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑर्डिनेंस संसद में लाया जाता है तब इसकी वैलिडिटी जो है घट के कितनी रह जाएगी? 6 वीक्स रह जाएगी। तो मैक्सिमम जो है, तो मान के चलते लास्ट डे को ये अगर ये बिल लाया जाता है संसद में तो फिर इसकी जो वैलिडिटी है 6 हफ्ते और बढ़ जाती है। तो ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम जो टाइम होता है इसको लागू रहने का वो है 6 महीने और 6 हफ्ते, ठीक है ना, 6 महीने 6 हफ्ते। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लाता कौन है? राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। कब? जब संसद के सेशन जो है वो नए चल रहे हो। याद रखना, अगर सेशन चल रहा है तो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा, अगर सेशन नहीं चल रहा तब लाया जाएगा, स्तर नहीं चल रहा। नेक्स्ट है कैग, एजी, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के मेंबर्स, चेयरमैन, ठीक है ना, और फाइनेंस कमीशन जो है, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ये रिपोर्ट किसको पेश की जाती है? हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा को पेश की जाती है। और प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट को कहां पे रखता है? प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के डेस्क पे रखता है। पार्लियामेंट या संसद के सामने इस रिपोर्ट को रखा जाता है। तो याद रखना, कैग की रिपोर्ट, अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पेश की जाती है इनके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। और प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को कहां पे रखा जाता है? संसद के सामने। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के अंदर रिपोर्ट्स पे चर्चा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है
कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख। तो हमारे देश का राष्ट्रपति जो है ना पीस प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए जो है रेगुलेशन बना सकता है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादरा नगर हवेली के लिए, दमन एंड दीव के लिए, लद्दाख के लिए। अगर आप इन पे सोचोगे तो आप ये देखोगे कि ये सारी की सारी एक यूटीज है, ठीक है ना, सारी की सारी क्या है? यूटीज है। और यूटीज देखो यहाँ पे मेनली, वैसे तो चंडीगढ़ यूटी है, वहां का एडमिनिस्ट्रेटर तो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, पर रेगुलेशन जो है यहाँ पे याद रखना सिर्फ इन्हीं यूटीज को लेकर बनाया जाता है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, 2 आइलैंड यूटीज होगी, ठीक है ना। फिर दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये भी कहीं ना कहीं आइलैंड यूटीज है क्योंकि ये समुद्र के किनारे पे है, कहाँ पे? गुजरात में। इसके साथ साथ लद्दाख जो है, ठीक है ना। इन यूटीज के लिए पीस, शांति और गुड गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रपति द्वारा रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर हम राष्ट्रपति का जो पार्ट 2 रह गया उसके बारे में हम अपना नया लेक्चर लेके, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को कर दे शेयर। कल फिर हम प्रेसिडेंट पे पार्ट 2 लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।